आज की तारीख है बुधवार 19 नवंबर 2025। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारत की कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां हर चीज एक साथ हो रही है। एक तरफ दुनिया के बड़े देशों के साथ शतरंज की बिसात बिछी है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर की अपनी चुनौतियां वो मुंह बाए खड़ी हैं। और इन सब के बीच भविष्य की एक ऐसी झलक भी है जो शायद सब कुछ बदल दे। तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका से रसोई गैस खरीदने का असली मतलब क्या है, बिहार के चुनाव नतीजे असल में किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और कैसे भारत एक ही समय में ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर दुनिया से लड़ रहा है और अपने पड़ोस में एक नए संकट का सामना कर रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो शायद भारत के गांवों की तकदीर बदलने वाली है। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो सुनने में बहुत सीधी साधी लगती है। भारत अमेरिका से एलपीजी यानी रसोई गैस खरीद रहा है। ठीक है, एक देश दूसरे देश से कुछ खरीदता है, इसमें नया क्या है? लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये गैस का सौदा कम और कूटनीति का खेल ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ 2.2 मिलियन टन एलपीजी का सौदा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इसकी जड़ें यूक्रेन युद्ध के बाद के हालात में हैं। जब भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया तो अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन, वो काफी नाराज हुआ। नतीजा, उन्होंने भारत के कई सामानों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब अमेरिका हमसे कह रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो और बदले में हम उनसे महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं। क्या ये भारत के लिए घाटे का सौदा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसे बड़े कैनवस पर देखना होगा। एक लेख इसे आसानी से हासिल होने वाला फल कहता है, भारत ने अमेरिका को दिखाया कि देखो, हम तुम्हारी चिंताओं को समझते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से उससे समझौता नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने उनकी गैस खरीद ली, जो हमारी कुल जरूरत का सिर्फ 10% है। ये एक सांकेतिक कदम था। और इस छोटे से कदम का असर क्या हुआ? असर बड़ा हुआ। जैसे ये सौदा हुआ, अमेरिका ने घोषणा कर दी कि वो भारत की कॉफी, चाय और मसालों जैसे कई उत्पादों पर लगे टैरिफ हटा रहा है। अच्छा। तो सोचिए, हमने थोड़ी गैस खरीदी और बदले में अपने किसानों और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार फिर से खुलवा लिया। ये कूटनीतिक लेन देन है जहां आप एक छोटी सी चीज देकर एक बड़ी चीज हासिल करते हैं। साथ ही इसने हमें ऊर्जा के लिए एक और विकल्प दे दिया, जिससे हम मिडिल ईस्ट या रूस पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। वाह, मतलब ये गैस का सिलेंडर नहीं बल्कि कूटनीति की एक चाबी थी। कमाल है। तो बाहर तो भारत ये सब कर रहा है, लेकिन देश के अंदर की कहानी कुछ और ही लग रही है। बिहार के चुनाव नतीजों ने तो मुझे सच में चौंका दिया। एक तरफ हम सुनते हैं कि दुनिया भर में, खासकर विकसित देशों में, लोग मौजूदा सरकारों को सत्ता से बाहर कर रहे हैं, लेकिन भारत में यहाँ उल्टा हो रहा है। हाँ, और बिहार इसका सबसे ताज़ा और दिलचस्प उदाहरण है। एक स्रोत बताता है कि वहाँ गहरी गरीबी है, विकास के नए आइडियाज़ की कमी है, फिर भी मौजूदा सरकार आसानी से जीत गई। ये एक पहेली जैसा लगता है। तो इस पहेली का जवाब क्या है? ऐसा कैसे हुआ? स्रोतों के मुताबिक इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो एक तरह का आभार और शिष्टाचार है। लोगों को याद है कि इस सरकार ने सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई, और साथ ही मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों में एक भावना थी कि उन्हें इस हालत में सत्ता से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा चिंताजनक है। इसे एक लेख में कल्याणकारी जाल या वेलफेयर ट्रैप कहा गया है। वेलफेयर ट्रैप, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार ने अपना ज्यादातर पैसा और ध्यान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने या भविष्य के लिए ढांचा बनाने के बजाय सीधे लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजने या मुफ्त सुविधाएं देने पर लगा दिया। डिजिटल ट्रांसफर जैसे यूपीआई ने इसे बहुत आसान बना दिया है। ये बहुत लोकप्रिय होता है क्योंकि लोगों को तुरंत फायदा दिखता है। लेकिन ये आज की राहत के लिए कल के विकास की कुर्बानी देने जैसा है। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब सरकारें अब विकास के लंबे चौड़े वादों के बजाय सीधे फोन पर 500 रुपए भेजकर चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन एक और लेख कुछ और ही कह रहा था। वो कह रहा था कि बिहार में जाति की राजनीति खत्म हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो सबसे बड़ा टेक अवे है। ये दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब जाति की पकड़ कमजोर होती है तो कोई न कोई चीज उसकी जगह लेती है, और वो जगह अब इन कल्याणकारी योजनाओं ने ले ली है।
महिलाएं, जिन्हें इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सबसे ज्यादा लाभ मिला, उन्होंने पुरुषों से 9% ज्यादा वोट दिया। ओह, 9% ज्यादा। जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि कल्याणकारी योजनाएं, यानी सीधे खाते में पैसा भेजना, जाति की राजनीति का नया तोड़ बन गया है? मतलब जब पेट भरा हो या जेब में पैसा हो तो शायद जाति उतनी मायने नहीं रखती। बिल्कुल, ये सिर्फ वोट खरीदने का तरीका नहीं है, ये दशकों पुराने सामाजिक समीकरणों को बदलने का एक शक्तिशाली टूल है। ये एक ऐसी राजनीति है जो पहचान को, आइडेंटिटी को दरकिनार कर सीधे लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी से बात करती है। यानी अब वोट की चोट नहीं, पेटीएम पर वोट वाला हिसाब हो गया। खैर, शासन की ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित नहीं हैं। हमारे सामने दो और परेशान करने वाली कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि जमीनी स्तर पर सिस्टम कैसे चरमरा रहा है। पहली, सोनभद्र में खदान धंसने की घटना। यहाँ बात सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि जड़ में जो समस्याएं हैं, ये कहानी उसे उजागर करती हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन वहाँ सुरक्षा के नियम वो ताक पर रखे गए थे। लेख में साफ लिखा है कि खनन का कोई वैज्ञानिक तरीका ही नहीं अपनाया जा रहा था, कोई जियोलॉजिकल स्टडी नहीं, बस अंदाजे से ब्लास्टिंग हो रही थी और पहाड़ी ढलानों पर सही बेंचिंग का अभाव था। ये बेंचिंग क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। बेंचिंग का मतलब है पहाड़ को सीधे एक ढलान में काटने के बजाय सीढ़ियों की तरह काटना। हर सीढ़ी मलबे को, पत्थरों को नीचे गिरने से रोकती है और ढलान को स्थिर रखती है। इसके बिना पूरा का पूरा पहाड़ एक साथ धंस सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ। अच्छा। ये खनन सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम है और इसका पालन न होना दिखाता है कि वहाँ नियमों की कोई परवाह ही नहीं थी। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और निगरानी दोनों की विफलता है। और ऐसी ही एक विफलता की कहानी मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में भी दिखती है, जिसे SIR कहा जा रहा है। ये तो पूरी तरह से गड़बड़ाला झाला लग रहा है। सोचा तो अच्छा गया था। SIR का मकसद था कि मतदाता सूचियों को साफ सुथरा और सटीक बनाया जाए, लेकिन इसे लागू करने का तरीका इतना जटिल और उलझा हुआ है कि बेचारे बूथ लेवल ऑफिसर जो BLO हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। अरे, नतीजा भयंकर गलतियां हो रही हैं। स्थानीय नेता इसका फायदा उठाकर अपने हिसाब से नाम जुड़वा कटवा रहे हैं और उन अधिकारियों पर काम का इतना ज्यादा दबाव है कि खबरों के मुताबिक 2 BLO ने तो आत्महत्या तक कर ली। हे भगवान! मतलब सोचा तो अच्छा था, लेकिन करने का तरीका इतना खराब था कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ गया। तो एक तरफ हमारे अपने सिस्टम में इतनी गड़बड़ है और दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक फेयर सिस्टम के लिए लड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राजील में हो रहे COP30 जलवायु सम्मेलन की। वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ अमीर और विकासशील देशों के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है। मुद्दा है पैसा और जिम्मेदारी। विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, का कहना है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोयले और पेट्रोल से हटाकर ग्रीन एनर्जी पर लाने के लिए हर साल लगभग $1.3 ट्रिलियन चाहिए। 1.3 ट्रिलियन? हाँ, वही अमीर देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, वो 2035 तक सिर्फ $300 बिलियन देने का वादा कर रहे हैं और उसमें से भी ज्यादातर पैसा कर्ज के रूप में होगा, मदद के रूप में नहीं। इसीलिए भारत का रुख इतना सख्त है। स्रोत बताते हैं कि भारत कह रहा है कि ये पैसा खैरात नहीं बल्कि एक कानूनी दायित्व है। एक तरह से ये प्रदूषण फैलाने का हर्जाना है। बिल्कुल। और इसी लड़ाई में एक नया हथियार सामने आया है जिसका नाम है CBAM। CBM सुनने में तो किसी रॉकेट का नाम लगता है तो एक तरह का आर्थिक रॉकेट ही। इसका पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपीय संघ ने बनाया है। तो ये CBAM एक तरह का एंट्री टैक्स है। मतलब अगर भारत में बना स्टील यूरोप जा रहा है और उसे बनाने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, तो यूरोप उस पर एक पोल्यूशन टैक्स लगा देगा ताकि वो उनके अपने साफ सुथरे स्टील से महंगा हो जाए। एकदम सही पकड़ा आपने। यही इसका मकसद है और इसीलिए भारत इसे भेदभाव वाला और एक तरफा मान रहा है। भारत का कहना है कि ऐसे कदम पूरी वैश्विक बातचीत की भावना के खिलाफ हैं। भारत की मांग साफ है, बराबरी, न्याय, बिना किसी शर्त के टेक्नोलॉजी तक पहुंच और कर्ज नहीं बल्कि असली अनुदान। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब सब कह रहे हैं कि खरबों डॉलर चाहिए, तभी एक दूसरा स्रोत एक नई उम्मीद जगाता है। वो क्या? G20 के 9 उभरते बाजारों पर एक नया अध्ययन हुआ है
और वो कहता है कि शायद हमें उतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। उसका अनुमान है कि मुख्य क्षेत्रों को बदलने के लिए सालाना $255 बिलियन ही काफी होंगे। अरे 1.3 ट्रिलियन से सीधा 245 बिलियन, ये कैसे हो सकता है? तर्क ये है कि जब हम ग्रीन एनर्जी में निवेश करेंगे तो हम जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, कोयला में जो पैसा लगा रहे थे वो बचेगा। अच्छा, वो बचत होगी। हाँ, साथ ही सोलर और विंड एनर्जी की कीमतें इतनी तेजी से गिर रही हैं कि कुल खर्च बहुत कम हो जाता है। अगर ये अध्ययन सही है तो ये पूरी बातचीत का रुख बदल सकता है और एक समाधान की उम्मीद जगा सकता है। लेकिन जब भारत दुनिया भर में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक उसी वक्त उसके पड़ोस में आग लगी हुई है। बांग्लादेश पर जो लेख हमारे पास है उसे पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वाकई बेहद चिंताजनक है। उस लेख में आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश में एक सोची समझी साजिश के तहत देश को अस्थिर किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि शेख हसीना के रहते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत और दोस्ताना थे। लेख में तो कट्टरपंथी समूहों, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका की भूमिका का भी जिक्र है। अमेरिका क्यों शामिल होगा इसमें? स्रोत के अनुसार इसका मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। लेख एक पैटर्न का दावा करता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में भी उन सरकारों को अस्थिर किया गया जो चीन के बहुत ज्यादा करीब जा रही थीं। लेकिन इसका अनचाहा नतीजा ये हो रहा है कि पूरे इलाके में कट्टरपंथी और भारत विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। ये तो भारत के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। एक स्थिर और दोस्त बांग्लादेश हमारी पूर्वी सीमा के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा गारंटी थी। निश्चित रूप से अब भारत को अपने पूर्वी बॉर्डर पर भी उसी तरह के सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ सकता है जैसा वो लंबे समय से पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान की वजह से करता आया है। और मामला और भी बिगड़ गया है क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जो नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और नैतिक संकट है। इतनी सारी मुश्किल और तनाव भरी खबरों के बीच एक कहानी भविष्य की उम्मीद जगाती है, और वो भी एक ऐसी जगह से जहां हम शायद उम्मीद भी ना करें, भारत के खेतों से। एक स्रोत भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली तीसरी हरित क्रांति की बात करता है। ये एक बहुत ही आकर्षक परिकल्पना है। इसका मूल विचार ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती की उन समस्याओं को हल किया जाए जिनसे हम दशकों से जूझ रहे हैं, जैसे पानी की कमी, मिट्टी की खराब होती सेहत और मौसम की अनिश्चितता। क्या इसका कोई असली उदाहरण है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, इसका एक बहुत ठोस उदाहरण दिया गया है। मेवात का एक किसान है जो अब अपने खेतों में सिंचाई अपने अंदाजे से नहीं बल्कि अपने स्मार्टफोन पर एआई से मिले निर्देशों से करता है। एआई सैटेलाइट इमेजेस, जमीन में लगे सेंसर्स और मौसम के पूर्वानुमान का विश्लेषण करके उसे ठीक बताता है कि किस खेत के किस हिस्से में कब और कितना पानी देना है। अच्छा। नतीजा, उसकी 30% पानी और बिजली की बचत हो रही है। कमाल है। ये तो हर किसान के लिए एक सपना सच होने जैसा है। एक लेख में कृषि के लिए यूपीआई जैसे एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का भी जिक्र था। हाँ, और वो इस क्रांति का अगला बड़ा कदम है। कल्पना कीजिए एक कृषि ज्ञान या नेशनल एग्रो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की। ये प्लेटफॉर्म हर तरह का डेटा, सैटेलाइट की तस्वीरें, मिट्टी की जानकारी, मौसम का हाल, बाजार के भाव, सब कुछ एक जगह लाएगा और उसे हर किसान के फोन तक पहुंचाएगा। मकसद है डिजिटल रूप से सशक्त ग्राम वैज्ञानिक बनाना, जो एआई की मदद से फसल उगाने से लेकर उसे सही दाम पर बेचने तक हर फैसला वो डेटा के आधार पर ले सके। ये एक टिकाऊ और मुनाफे वाली खेती के भविष्य की तस्वीर है। तो इन सब अलग अलग कहानियों को जोड़कर देखें तो भारत की कैसी तस्वीर उभरती है? बड़ी कुशलता से मोलभाव कर रहा है, लेकिन साथ ही अपने घर में शासन और सुरक्षा की गहरी समस्याओं से जूझ रहा है। वो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन अपने ही पड़ोस में एक नए तूफान का सामना कर रहा है। यह एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर है जो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो खेती में एआई की क्षमता जैसे अविश्वसनीय अवसरों के साथ भारी चुनौतियों को संतुलित कर रहा है। और यहाँ हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आज के स्रोतों ने राजनीति में एक कल्याणकारी जाल का जिक्र किया, जहां सीधे नकद लाभ शायद कारखानों या बुनियादी ढांचे जैसे दीर्घकालिक विकास की कीमत पर वोट हासिल कर रहे हैं।
वहीं एक अन्य लेख ने खेती में एआई की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो किसानों की आय और ग्रामीण समृद्धि को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, आने वाले वर्षों में क्या जमीनी स्तर पर वास्तविक और स्थायी संपत्ति बनाने की तकनीक की क्षमता अल्पकालिक कल्याणकारी वादों के राजनीतिक चक्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगी, या फिर दोनों व्यवस्थाएं बस एक दूसरे के साथ मौजूद रहने के नए तरीके खोज लेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।